दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज में या फिर कंप्यूटर अवेयरनेस में जो हमारा दूसरा या फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। क्या होती है ये कंप्यूटर की पीढ़ियाँ? जैसे आपने देखा होगा जो इंसान का जनरेशन है ना, सबसे पहले इंसान आदि मानव था, है ना? यानी कि आप बोल सकते हो वो बंदर के रूप में था। उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस आए, उसमें कुछ बदलाव आए, जिसमें आने के बाद उसने धीरे-धीरे अपनी आदतों को चेंज किया। उसने धीरे-धीरे पढ़ाई-लिखाई करी। आज जो इंसान है वो एक मॉडर्न मैन है। तो जब इंसान पहला था तो उसके पास कपड़े नहीं थे। तो वो क्या करता था कि शिकार जब करता था तो उसके जो खाल थी वो पहनता था। उसके बाद धीरे धीरे उसने यहाँ पे क्या करा, कॉटन यानी कि जो हमारा आप बोल सकते हो रुई, जो हमारा कपास था उससे कपड़े बनाने स्टार्ट करे। फिर धीरे धीरे कपड़े और क्या होने लगे, मॉडर्न होने लगे। आज हम लोग कोट पैंट पहनते हैं, कमीज पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं। तो वो सब क्या हुआ है, धीरे धीरे हमारे जनरेशन में धीरे धीरे चेंज आया है, डेवलपमेंट आया है। तो हम उसे बोलते हैं पीढ़ियाँ, जनरेशंस बोलते हैं। हमारी पीढ़ियाँ, हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे कपड़े पहनते थे, उनके पास दिमाग कितना था, आज हमारे पास दिमाग कितना है, हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, वो सब क्या होती है, पीढ़ियाँ होती है। तो कंप्यूटर की भी पीढ़ियाँ हैं, ठीक है? अगर आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले जब आप ये पीढ़ियाँ पढ़ोगे उससे पहले आप ये देख लो कि भारत में कंप्यूटर का इतिहास है क्या, है ना? जब हम देखते हैं सबसे पहले तो जो जो TIFRAC है, जिसे हम टिफरैक बोलते हैं, ठीक है? जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग टिफरैक कहते हैं, ओके? ये जो टिफरैक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखना। एग्जाम में ये फुल फॉर्म कई बार आती है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब आप यहाँ टाटा इंस्टीट्यूट देख रहे हो, तो ये भारत का पहला कंप्यूटर था जिसे भारत में पहली बार डेवलप किया। अब मैं डेवलप किया यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ये है आपका डेवलप इन इंडिया एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम बोलते हैं TIFR। इसलिए तो TIFRAC बोला है इसका नाम। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जिसे हम बोलते हैं TIFR, यहाँ पे पर्टिकुलरली इसको बनाया गया, कहाँ पर, मुंबई में बनाया गया था। अब बनाया गया था, इसमें बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, सेमीकंडक्टर लगता है, मदरबोर्ड लगते हैं, मेमोरी लगती है, CPU बनता है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सब चीज़ भारत के पास नहीं थी। तो भारत के पास नहीं थी तो भारत कहीं से क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, यानी कहीं से लाएगा, तो आयात करेगा कहीं से। तो वहां पे हमने क्या करा था, कई देशों से हमने कुछ लिया, उसके बाद भारत में हमने उसे बना दिया। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पे आया, कब आया, ये आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल जाएगा। तो 1955 में भारत में पहला कंप्यूटर लगा था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, ठीक है? ये पश्चिम बंगाल में था, कलकत्ता में था। और जो इसकी कीमत थी, एग्जाम में कई बार आ रखी है, वो आ रखा है 10 लाख रुपए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब भारत में पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया, लगाया गया, तो वो कंप्यूटर का नाम क्या था, तो वो था ब्रिटिशर के द्वारा बनाया गया HEC 2M। क्या था? HEC 2M। ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे, ओके? उसके बाद हम यहाँ पे आप बोलते हैं पहला इंडिजियसली बिल्ड, यानी कि इंडिजियस का मतलब क्या होता है, जिसे हमने स्वदेश रूप से बनाया था। स्वदेश रूप से बनने का मतलब क्या है, जिसके पार्ट्स भी हमने खुद ही डेवलप किए थे। फिर भी उस टाइम पर भी कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो हमने आयात किए थे, लेकिन मैक्सिमम पार्ट्स हमने खुद ही डेवलप किए थे। अब मैं यहाँ पे फिर से दोबारा डेवलप कह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी भारत अपने आप सेमीकंडक्टर नहीं बना सकता था। अब जाकर आप देख रहे हो 2024 में, तब जाकर तो भारत खुद सेमीकंडक्टर नीति ला रहा है। तो आप सोच सकते हो उस टाइम पे भारत कैसे कर लेता है, 1969 के आसपास तो नहीं थी। सेमीकंडक्टर हमने कहीं से लिया, हमने मदरबोर्ड कहीं से लिया, उसको डेवलप हमने खुद ही किया। इसीलिए हमने ये बोला कि ये पहला स्वदेशी है। तो कौन सा था? TDC 12, जिसे हमने बोला ट्रॉम्बे डिजिटल कंप्यूटर। TDC 12 भारत में बना हुआ पहला स्वदेशी कंप्यूटर था, भारत में खुद बनाया गया था। और इसे किसने बनाया था? विक्रम साराभाई, जो सेंटर है हमारा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पे इसको कमीशन किया गया था, क्योंकि इनके द्वारा ही इसकी रिसर्च की गई थी। तो हमारा जो पहला हमने खुद बनाया था कंप्यूटर TDC 12, इसे हमने कहाँ पे लगाया था? विक्रम साराभाई का जो सेंटर है, ठीक है, कमीशन इसको किसने किया था? विक्रम साराभाई ने किया था। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा, आपको बताया ना वो नाम। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जनवरी 21 1969 को विक्रम साराभाई ने TDC 12 को कमीशन किया था, भारत का बना हुआ पहला, स्वदेश में बना हुआ
यानी कि हमारे को हमने खुद डेवलप किया हुआ। तो यहाँ पे कमीशन हुआ था। पहला वाला आपको ये याद रखना है, ये जो आपका ब्रिटिश बिल्ड HEC-2M है, ये तो हमने कहीं और से लेके आए थे, हम लोग ब्रिटेन से ही लेके आए थे और इसको हमने कलकत्ता में इंस्टॉल किया था। लेकिन जो ये TDC-12 है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ था और हमने इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जनवरी 21 1969 में इंस्टॉल किया था। ये दो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग इन इंडिया है। अब कंप्यूटिंग इन इंडिया का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको आप अलग से एक वीडियो में पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जनरेशन पढ़ रहे हैं, बस आप लोग इतना याद रखना कि भारत में कंप्यूटिंग का इतिहास इतना है जो आपके एग्जाम में आता है। ओके। अब अगर आपको पूरा चीज़ नहीं पढ़नी है, जैसा मान लो आपको सिर्फ नॉर्मली एक शॉर्टकट वीडियो चाहिए ऐसी जिसमें आपको पता हो कि जनरेशन में क्या आता है। देखो क्वेश्चंस क्या बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई थी, कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ होती थी। ओके, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। और किस टाइप के यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, कंप्यूटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोग को बताऊंगा। देखो फर्स्ट जनरेशन में ना हमने आधे जगह पे मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल करी थी, आधे जगह पर असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट करी थी। यानी कि कुछ कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज थी और बाकी कंप्यूटर्स में हमारे पास असेंबली लैंग्वेज आई थी। अब ये लैंग्वेज आप ये समझ जाना कि अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ अभी तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं बीच में इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपको भी वो आती है लैंग्वेज, इसीलिए आप मेरे को समझ पा रहे हो। लेकिन अगर जो कंप्यूटर होता है वो इंग्लिश हिंदी नहीं समझता है, वो अपनी खुद की मशीन लैंग्वेज समझता है। तो उनके लिए लैंग्वेज जो होती है उसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। और उन्हीं मशीन लैंग्वेज को अगर हम एडवांस कर देंगे, डेवलप कर देंगे, तो उनके नाम अलग अलग हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेस बन जाएंगी, कोबोल, एल्गोल, फोर्ट्रॉन। इसका एक अलग सा वीडियो होगा जिसमें आप हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों पढ़ोगे। ओके, तो वो आपका अलग वीडियो है। बस आपको यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए कि लैंग्वेज वो चीज़ है जिसमें कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर काम करता है। इंस्ट्रक्शन तो हम इंग्लिश में ही देते हैं लेकिन वो काम अपनी लैंग्वेज में करता है। तो ये चीज़ आप याद रखना, एग्जाम में बहुत बार आता है कि मशीन लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में हुई थी, तो फर्स्ट जनरेशन में हुई थी, ये चीज़ आप लोग याद रखना। असेंबली लैंग्वेज कई बार आता है सेकंड जनरेशन। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। बस हमको ये लिखना पड़ेगा असेंबली लैंग्वेज, फिर ये जो आपका स्लैश है उसके बाद ये वाली लैंग्वेजेस। ठीक है, बस यहाँ पे आपका मशीन लैंग्वेज, ओके, और स्लैश असेंबली लैंग्वेज, लेकिन आपको आंसर मशीन लैंग्वेज कर रहा है फर्स्ट जनरेशन में, इसलिए मैंने यहाँ पे मशीन लैंग्वेज लिख दिया। देखो पीरियड और जनरेशन ये एक शॉर्टकट है, इतना अगर आपने देख लिया तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा देना कि भाई सर्किटरी भी बोलते हैं कई बार, टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, हमने किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड ये है, कहीं पे फिक्स नहीं है, कई बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा। तो ये जनरेशन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती कि ये किसी ने फिक्स नहीं करा है, ये अमूमन अंदाजा लगाया गया है। तो जो पहली जनरेशन थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब आपने देखा होगा पुराने ज़माने में वो टीवी होते थे, जो टीवी में पीछे एक बहुत बड़ी एक आप बोल सकते हो डब्बे वाली टीवी, है ना, डब्बे वाली टीवी होती थी वैक्यूम ट्यूब, ऐसे करके वो टीवी होती थी ना, तो ये वैक्यूम ट्यूब वाली टीवी होती थी। ओके, सेकेंड जनरेशन में हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी वो ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे यहाँ पे बटन टाइप के यहाँ पे आपके मदरबोर्ड में लगे रहते थे। थर्ड जनरेशन में आईसी चिप, आईसी चिप में आपने देखा होगा ऐसे करके एक बोर्ड होता था मदरबोर्ड, उसमें ऐसे करके कनेक्शन होते थे, उसमें कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकली होती थी। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम बोलते हैं VLSI, जिसे हम लोग बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब यही आईसी चिप था, इसमें हमने लार्ज स्केल में इंटीग्रेशन यानी कि एक दूसरे को जोड़ दिया। और आज के ज़माने में हम लोग करते हैं ULSI, जिसे हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। ओके, बस आपको VLSI, ULSI इनका फुल फॉर्म, आईसी चिप, ये आपको याद रखना है। और ये सारे के सारे आपको टेक्नोलॉजी एग्जाम में पूछी जाती है कि किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। माइक्रो प्रोसेसर याद नहीं होगा तो VLSI याद कर लेना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज करना है यहाँ पे, ऑब्लिक जो आपका यहाँ पे स्लैश असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पे सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज स्लैश आपके ये हाई लेवल लैंग्वेज, फॉर्ट्रेन, कोबोल और एल्गोल, ये आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एग्जाम में आएगा आपकी। ठीक है, कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और एल्गोल का मतलब होता है, यहाँ पे आपको आगे सारा का सारा फुल फॉर्म, और जब लैंग्वेज वाला आएगा तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। सी और C++ हमारी थर्ड जनरेशन में आई थी। फोर्थ जनरेशन में हमारी C++ और जावा। ठीक है, पाइथन, ये आप पाइथन मत करना, पाइथन कर देना। ओके, और डॉट नेट,
ये आपकी 5th जनरेशन के एग्ज़ाम में कई बार आती है। सी कौन से जनरेशन में आई थी? जावा कौन से जनरेशन में आई थी? ओके, पाइथन, डॉट नेट कौन सी जनरेशन में आई थी? तो ये आपको याद रखना है। एग्ज़ाम्पल्स एक ही बार आ रखा है एग्ज़ाम में, ये जो आपका सीडीसी 3600 ये आ रखा है कि कौन सी जनरेशन में था ये। ओके, आईबीएम का भी आ रखा है 360 सीरीज़ किस जनरेशन में आई थी? तो यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। एडवैक अभी आपको आगे बता दूंगा मैं। IBM 1401 सेकेंड जनरेशन, IBM 7094 CDC 3600 डी डी यूनिवैक 1108 ये आपका सेकेंड जनरेशन का है। ओके, IBM 360 सीरीज 1900 सीरीज IBM की ये थर्ड जनरेशन की है। पेंटम सीरीज, मल्टीमीडिया, स्टिमुलेशन ये सब फोर्थ जनरेशन में आया था। AI रोबोटिक्स आपको फिफ्थ जनरेशन में देखने को मिल जाएगा इसके कंप्यूटर्स। ये आपका एक पूरी वीडियो का एक सार है, यानी कि एक समरी बोल सकते हो, जिसे अगर आपको पूरा नहीं भी देखा है, पूरा नहीं भी हुआ है, तो अगर आप इतना भी करोगे तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया रफली है, हर जगह ये कहीं पे किसी ने फिक्स नहीं करा हुआ इसको। ठीक है, सेकंड जनरेशन में है कि भाई इस जनरेशन को डेवलप किया गया था वैक्यूम ट्यूब से, जो इसके कंप्यूटर्स थे उसको हमने वैक्यूम ट्यूब से बनाया था। अभी आगे आपको मैं इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ठीक है, ये जो जनरेशन थी इसमें जो कंप्यूटर्स थे इसको हमने पंच कार्ड मैंने आपको बताया था अभी भी कि पंच कार्ड क्या होते थे। पर्टिकुलरली हर काम करने के लिए एक पंच कार्ड था। जैसे अगर आपको ये मूवी, जैसे 10 मूवीज हैं, 10 मूवी की सीडीज अलग अलग है, आपको जो मूवी देखनी है आप वो सीडी लगाओगे, तो पंच कार्ड आपका क्या हो गया, वो काम करने के लिए एक पर्टिकुलरली कार्ड होता है। ठीक है, पेपर टेप, ठीक है, ये आपके क्या होते थे। और यहाँ पे द आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट, और आपको जो भी आउटपुट लेना होता था, मतलब आपको कुछ देखना है, उस टाइम पे डिस्प्ले नहीं हुआ करती थी कंप्यूटर में। उस टाइम पे जो भी आपने काम करा है उसका प्रिंट आउट निकलता था कागज में। ओके, तो वो लिख के बाहर आता था कि आपने ये काम करा है, आपका ये है, आपका वो है, तो हर चीज़ का प्रिंट आउट निकलता था। ओके, ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड यूज होते थे। ओके, ये आपको मैं बता चुका हूँ। एग्जाम्पल क्या थे इसके, इनायक और एडवेक। ओके, इसका फुल फॉर्म मैं आपको अभी आगे यहाँ पे बता दूंगा। जैसे यहाँ पे देखो, आपका जो ये कंप्यूटर है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपका जो प्रिंटर है इस टाइप का, यहाँ पे आपके आउटपुट निकलते थे, आपने जो प्लस किया, आपने जो माइनस किया, आप सब इसका प्रिंट आउट आपका यहाँ पे निकलेगा। डिस्प्ले इसमें होती नहीं थी। डिस्प्ले उस टाइम पे स्टार्टिंग के कंप्यूटर्स में डिस्प्ले नहीं होती थी। इतना बड़ा ये कंप्यूटर था, बहुत भारी होता था। इनायक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसे आपने पहले पढ़ा था। ठीक है, एडवैक में आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये दोनों का फुल फॉर्म आपने याद करना है, आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या उसके फीचर्स थे। हमने जो टेक्नोलॉजी यूज करी वैक्यूम ट्यूब, इसे आपने कभी नहीं भूलना है। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी है, मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता था बस, ये भी आपको बता दिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे क्योंकि नए नए बन के आते, दुनिया में हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। बहुत ज़्यादा हीट फेंकता था क्योंकि बहुत बड़ी मशीन थी। इसका जो इनपुट था बहुत स्लो था, आउटपुट भी बहुत स्लो था। बहुत बड़े साइज के होते थे। ठंडा रखने के लिए इसको एयर कंडीशन की ज़रूरत होती थी। नॉन पोर्टेबल का मतलब होता है जिसे आप उठा के नहीं ले जा सकते हो। देखो यहाँ पे, क्या आप इतनी बड़ी मशीन को उठा के ले जा सकते हो कहीं पर, अपने घर में, अपने ऑफिस में? नहीं, आपने जहाँ पे इंस्टॉल कर दिया इसको, ये वहीं पे रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझना कि ये थे नॉन पोर्टेबल, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या करते थे, कंज्यूम करते थे। इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में हम लोग आते हैं। इसका टाइम पीरियड आपको वहां पर भी बताया था, 1956 से 1963 है। ये इसका एक रफली टाइम पीरियड है। ओके, सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर थे उसमें हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग करा। अभी आपको आगे मैं ट्रांजिस्टर दिखाऊंगा। ट्रांजिस्टर तकनीक, आपको ऐसे ऐसे ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाएंगे। पुराने पुराने कोई गैजेट देखना आप, उसमें आपको मदरबोर्ड में ऐसे ऐसे ट्रांजिस्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो बल्ब के जैसे अंदर ऐसे लगा हुआ होता है ना, ऐसे ऐसे, तो वैसे ही आपका दो तारों में एक ऐसा यहाँ पे काले रंग का ट्रांजिस्टर बना हुआ होता है हमारी मदरबोर्ड में। असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रैन, कोबोल, है ना। फॉर्मूला ट्रांसलेशन एग्जाम में आ रखा है, फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, ये आपको आगे जब लैंग्वेज आला है वहां पे आप इसको पढ़ोगे। तो यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग होने लगी। पहले जो कंप्यूटर होते थे उसमें सिर्फ आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते थे। आप प्लस कर रहे हो तो आप प्लस ही कर सकते हो। आज के डेट में क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब वो बहुत सारे काम कर सकता है ना। मैं एक ही लैपटॉप में आप मूवी देख लो, टेलीग्राम चला लो, व्हाट्सएप चला लो, वीडियो बना लो, वीडियो देख लो, बहुत सारे काम
आज के डेट में लैपटॉप कर सकता है, उसे हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो आपको ऐसा समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब आप देखोगे ये है आपका कंप्यूटर। अभी भी कंप्यूटर वैसे ही हैं, बड़े हैं। अभी भी उनका आउटपुट किस में आता है, आपके यहाँ पे प्रिंट आउट में आता है। ओके, अभी भी डिस्प्ले उसमें नहीं है ना, ये चीज़ भी आप ध्यान देना। इसके फीचर्स देख लो, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, ये आपको हमेशा याद रखना सेकंड जनरेशन में। अभी भी ये फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले थोड़ी कम करता है, लेकिन अभी भी ज़्यादा हीट को जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी ये फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले थोड़ी कम करता है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा करता है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले ये थोड़ा फास्ट था, लेकिन अभी भी कॉस्टली था। अभी भी एसी इसको चाहिए ठंडा रखने के लिए। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों को ही सपोर्ट करता था, लेकिन असेंबली लैंग्वेज से ही ये चलता था। ये आपको याद रखना है। मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन, असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन। कुछ कंप्यूटर हैं इसके, IBM 1620, CDC 1604, यूनिवैक 1108। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। थर्ड जनरेशन में आते हैं, टाइम पीरियड इसका 1963 से 1971 के बीच में। ये भी रफली टाइम पीरियड है, ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा। थर्ड जनरेशन को हमने डेवलप किया था आईसी चिप के बेस पर। आईसी चिप क्या होती है? आईसी चिप आपने देखा होगा, अंदर मदरबोर्ड होती है। आपने ऐसे वहाँ पे इंटीग्रेशन देखे होंगे, ऐसे कोई यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे डॉट ऐसे जुड़ा हुआ है, कोई तार बाहर नहीं आ रही है, कोई ट्रांजिस्टर बाहर नहीं आ रहा है, बस ऐसे आपको इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। वो होती है पूरी की पूरी जो चिप होती है, वो आईसी चिप होती है। एग्जाम में आ रहा है आईसी चिप को किसने डेवलप किया था, तो जैक किल्बे ने इसको डेवलप किया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आ रखा है। अब जो आपके थर्ड जनरेशन थी, यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग तो था ही था, रियल टाइम और रिमोट प्रोसेसिंग। रिमोट प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? रिमोट प्रोसेसिंग मतलब है एक बंदा यहाँ पर है तो वो दूसरे कंप्यूटर को चला सकता है दूर से। रियल टाइम जैसे आप, अगर मैं लाइव आता हूँ ये वीडियो लेकर, तो आप अगर केरला में बैठे हैं तो केरला में बैठकर भी आप देख पाएंगे सेम टाइम पर। भाई 4 बजे विक्रम सर की क्लास है तो मुझे वो देखनी है, तो भाई आप वो देख सकते हैं उसी टाइम पे। तो वो बोलते हैं रियल टाइम। पहले ऐसा नहीं होता था। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब आपको पता है, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब जो एक कंप्यूटर बहुत सारे प्रोग्राम को हैंडल कर पाए, है ना। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज होने लगी, फोर्ट्रैन 2 थोड़ा डेवलप वर्जन है इसका, कोबोल, पास्कल बेसिक, है ना। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये एग्जाम में आ रखा है। जब आप लैंग्वेज वाला देखोगे तो उसमें इसका फुल फॉर्म है ना, ये नोट्स में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, बेसिक का बहुत बार एग्जाम में आ रखा है, तो इसलिए मैंने आपको बेसिक को बता दिया ताकि आपको रिवाइज होता रहे। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, पास्कल का तो नहीं है। फॉर्ट्रेन का बता दिया है, फार्मूला ट्रांसलेशन। ये एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो लैंग्वेजेस थी, ये इसमें यूज होने लगी हाई लेवल लैंग्वेजेस। दो टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल और हाई लेवल। हम बोलते हैं LLL और HLL, वो आप आगे की वीडियोस में देखोगे। ठीक है, जो थर्ड जनरेशन था, ठीक है, जो थर्ड जनरेशन था हमारा, उसमें अब डिस्प्ले आ गई, कंप्यूटर छोटा हो गया, CPU आ गया आपका। यहाँ पे अब अभी भी माउस नहीं है, अभी भी आपका सिर्फ यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड है। अभी आपको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, उसके कुछ कोड्स होते हैं, और इंस्ट्रक्शन देने के बाद अब आपका जो कंप्यूटर है वैसे ही आपका ये वर्क करता है। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन आ चुकी है किसमें, थर्ड जनरेशन में। ओके, पूरी प्रॉपर स्क्रीन है। अब थर्ड जनरेशन में आप देखो, आईसी चिप, मैंने आपको बता दिया था जैक किल्बी, उन्होंने इसको क्या करा था, अब ये इसको इसमें इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। मोर रिलायबल का मतलब है अब आप इस पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि अब ये एरर नहीं करता था। मल्टीप्लिकेशन पहले के जो कंप्यूटर थे वो थोड़ी बहुत एरर कर देते थे। छोटा था साइज में, तो आप इसको इधर उधर ले जा सकते हो। कम हीट जनरेट करता था, और ये जो 1 और 2 जनरेशन थी उससे ज़्यादा फास्टर था। मेंटेनेंस अभी इसमें कम थी, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। ओके, एयर कंडीशन अभी भी चाहिए इनको, और अभी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट कर लेते हैं। अभी तक हमारी जो 2 जनरेशन थी उसमें सिर्फ क्या थी, लो लेवल लैंग्वेज। अब इसमें हाई लेवल लैंग्वेज इसमें सपोर्ट होने लगी। कुछ कंप्यूटर्स हैं इसके, IBM 360 सीरीज, ये एग्जाम में आ रखी है। हनीवेल भी आ रखा है एग्जाम में, 6000 सीरीज, TDC 316, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं इस जनरेशन में बनाए गए कंप्यूटर्स के। ओके, अब आते हैं हमारे फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड आप 2010 तक देख सकते हो। 2010 के बाद हमारा फिफ्थ जनरेशन आ गया था। मतलब ये रफ टाइम पीरियड है, इसको आप एग्जैक्ट मत मान के चलना।
तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम है, इसको हमने माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी से VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, उससे हमने इसको शुरू किया था। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब आपका जो प्रोसेसर है वो बहुत छोटा है। पहले जो हमारे प्रोसेसर होते हैं बहुत बड़े-बड़े एक रूम के बराबर होते थे। अब आपका माइक्रो प्रोसेसर चिप से ही काम हो जाता है। एक छोटी चिप ही आपका पूरा का पूरा काम कर देगी। जो आपका फोर्थ जनरेशन है, ये अब बहुत छोटे होने लगे और अब ये पोर्टेबल थे। अब आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। देखो थर्ड जनरेशन तक ना आपने देखा होगा ये कंप्यूटर आप पोर्टेबल नहीं है ना, आप इसे कैसे उठाओगे? अगर आपने घर में लेके आ गए इसको इंस्टॉल कर दिया, तो आप अब इसे ऑफिस में ले जा नहीं सकते हो ना बार-बार, अपने कार में रख नहीं सकते हो ना। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, अभी तक थर्ड जनरेशन तक कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं थे, है ना? अब हमारे जो कंप्यूटर आए वो पोर्टेबल कब होने लगे? वो होने लगे फोर्थ जनरेशन पे, ठीक है? अब आप उसे इधर से उधर ले जा सकते हो, पोर्टेबल है। हाई लेवल लैंग्वेजेस सी और सी प्लस प्लस, ये लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनिशिएट हुई, स्टार्ट हुई हमारी फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन के अगर आप कुछ कंप्यूटर्स देखोगे, देखो ये कंप्यूटर हो गए, छोटे होने लगे। ये अब LCD स्क्रीन आने लगी, LED स्क्रीन आने लगी। ओके, हमारे लैपटॉप भी इसी टाइम पे आने स्टार्ट हो गए थे फोर्थ जनरेशन के लास्ट लास्ट में। ठीक है, ये आपका कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, जहाँ पे आप फ्लॉपी डिस्क डाल सकते हो। ये आपका माउस भी यहाँ पे आ गया। माउस आपका ये वायर्ड वाला है। अभी आगे पढ़ोगे आप, माउस के भी 3 टाइप होते हैं, वायर्ड होता है, लेज़र होता है, वायरलेस होता है। ये वाला जैसे वायरलेस है, तो यहाँ पे ये फोर्थ जनरेशन के लास्ट लास्ट टाइम पे आपको ये देखने को मिल गया था। CPU भी, LCD स्क्रीन भी, अब ये सब छोटे-छोटे होने लगे। अब जब लैपटॉप आएगा वो ही पोर्टेबल होगा, ये भी पोर्टेबल नहीं है, अब हर चीज़ को आप लेके नहीं चल सकते हो। ठीक है? ये आपका अभी भी यहाँ पे स्क्रीन जो है मोटी थी, CPU आपका ये नीचे लगा हुआ है। ओके, फिर हमारा यहाँ पे डेवलप हुआ है स्क्रीन। स्क्रीन भी आप आगे पढ़ोगे, स्क्रीन के भी टाइप होते हैं। वैक्यूम ट्यूब स्क्रीन मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन में, फिर आपका सेकंड जनरेशन में, फिर आपका LCD, LED, अब QLED आ गया अब तो, है ना? तो फोर्थ जनरेशन में भाई हमने VLSI, मैंने आपको बताया था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत अब चीप होने लगे, हर कोई इसको ले जा सकता है, पोर्टेबल होने लगे, लैपटॉप आ गए थे लास्ट लास्ट में। पर्सनल कंप्यूटर, पहले कंप्यूटर पर्सनल नहीं होते थे, बहुत महंगे थे, तो इसको हर कोई यूज़ नहीं करता था। अब ये साइज में छोटे होने लगे, अब एयर कंडीशन इसको नहीं चाहिए। इंटरनेट चलता था इसमें, अगर आप इसको क्या कर दोगे, हाँ एग्जाम में आ रखा है एक बार कि इंटरनेट हमारे कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में आया था, तो याद रखना फोर्थ जनरेशन में आया है इंटरनेट। इससे पहले कंप्यूटर में इंटरनेट आप कनेक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब इस फील्ड डेवलपमेंट हुए नेटवर्क की फील्ड में, नेटवर्किंग, आपस में एक दूसरे को जोड़ना। ओके, एक दूसरे को, मैं यहाँ से अब वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरी वीडियो बन रही है, आप इसे देखोगे कल परसों नरसों देखोगे बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ओके, तो इंटरनेट से ये नेटवर्किंग है, आप मेरे से जुड़े हुए हो। ओके, तो कंप्यूटर ये बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होने लगे, हर दुकान में मिलने लगे, मतलब कि नॉर्मली आपको मिल जाएगा कंप्यूटर लेने जाओगे तो। ठीक है, कुछ कंप्यूटर्स हैं इस जनरेशन के, DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1, ये था हमारा पहला सुपर कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में भी सुपर कंप्यूटर आने लगे, जब ये आएगा आपका द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तब आपका वहाँ पे सुपर कंप्यूटर आएगा। ओके, ये चीज़ आप वहाँ पे ध्यान देना। फिफ्थ जनरेशन जो आपका आया, ये फिफ्थ जनरेशन आपका टाइम पीरियड है 2010 से अभी तक का, है ना? ये मान सकते हैं हम, ये भी रफली टाइम पीरियड है जिसमें हम अभी चल रहे हैं, वो फिफ्थ जनरेशन है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपका कि टोटल कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स हैं, तो पांचवी जनरेशन है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि करंटली कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन चल रही है, तो भी आप बोलोगे फिफ्थ जनरेशन चल रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप बोलोगे कि इस जनरेशन में हमने कौन सी चीज़, कौन सी टेक्नोलॉजी स्टार्ट करी थी, तो ULSI, AI, रोबोटिक्स, कुछ भी बोल सकता है, तो आपने वो तीनों कर देना, मतलब अगर वो तीनों में से एक ऑप्शन होगा तो। जो जनरेशन थे कंप्यूटर की, ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देना, इससे पहले जो कंप्यूटर आते थे उसमें किसी भी चीज़ को कैटेगराइज नहीं करा गया था, हार्डवेयर ही थे बस, यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कुछ भी चक्कर नहीं था। लेकिन इस जनरेशन को हम लोग सॉफ्टवेयर जनरेशन भी बोलते हैं। 2010 के बाद आप देखोगे भाई, फ्लिपकार्ट आ गया, अनअकैडमी आ गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिले ना। मेरा खुद का सॉफ्टवेयर है, आप सॉफ्टवेयर ही तो में ही तो क्लास देख रहे हो। आप क्रोम चला रहे हो, आप मान लो, ये अगर आप वेबसाइट में देख रहे हो, तो वेबसाइट में भी तो आप क्रोम में देख रहे हो, एज में देख रहे हो, किसी और ब्राउजर में देख रहे हो, लेकिन आप किसी एप्लीकेशन में ही तो देख रहे हो ना। तो एप्लीकेशन क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो ये जमाना था सॉफ्टवेयर का, एग्जाम में आ रखा है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कौन से जनरेशन की है, तो फिफ्थ जनरेशन की है। याद रखना, इससे पहले जो कंप्यूटर्स थे वो हार्डवेयर तक ही सीमित थे। वहाँ पे हार्डवेयर ही बनते थे कि माउस कितना अच्छा बना दे, कीबोर्ड कितना अच्छा बना दे, डिस्प्ले कितनी अच्छी बना दे।
अब यहाँ पर ज़माना आ गया था किसका? सॉफ्टवेयर का। ओके, तो आप बहुत सारे अब आप शॉपिंग कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, टिकट बुक कर सकते हो सॉफ्टवेयर से, है ना? हाई लेवल लैंग्वेजेस सी हो गया, सी तो पहले भी आ गई थी 4th जनरेशन में, इसका डेवलप वर्जन था सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, ये एग्जाम में आती। पाइथन भी आ रखा है एग्जाम में याद रखना। 5th जनरेशन में डॉट नेट और पाइथन तो याद रखना, जावा भी याद रखना। जावा हालांकि 4th जनरेशन में भी आ चुकी थी लास्ट लास्ट में, है ना? इसकी इस जनरेशन में हम लोगों ने एक चीज देखी कि इस पीढ़ी में हमने लाइव स्ट्रीमिंग यहीं से पॉसिबल हो पाई। रोबोटिक्स, रोबोट्स बनने लगे, गेमिंग होने लगी, गेम्स बनने लगी। इससे पहले गेम्स सिर्फ वही होते थे, मारियो वारियो, जो एक बहुत ही नॉर्मल पिक्सल्स पे चलते थे। लेकिन अब आप देख रहे हो पबजी जैसा गेम जिसमें एक प्रॉपर इंसान दिखता है, गोली चला रहे, गोली आते हुए दिखती है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना? बहुत सारे चेंजेस आए जिसे हमें बोलते हैं ग्राफिकल चेंज, जिसे हमने देखने में हमको अच्छा लगता है ना? वो ग्राफिक्स होती है। स्ट्रीमिंग हो पाई, भाई मैं यहाँ से बैठा हुआ पूरी दुनिया में मुझे कहीं भी उसी टाइम पे लोग देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब की सुनी होगी ना आपने, ठीक है? तो वो चीज़ होती है। अब कंप्यूटर देखो आप कितने पतले हो गए, हमारा कीबोर्ड छोटा हो गया, हमारा माउस वायरलेस हो गया, हमारा सीपीयू छोटा हो गया। अब ये पोर्टेबल हो गए, पोर्टेबल पहले से हो गए थे, लैपटॉप आ गए इस जनरेशन में, है ना? रोबोट्स बनने स्टार्ट हो गए, समझ में आ गया? ये रोबोट्स कुछ काम करने लगे, रोबोट से काम मैन्युफैक्चरिंग में होने लगा, ये कार बनाने लगे, ये लोगों से पैसे लेने लगे, पैसे मतलब बैंकिंग, अगर बैंकिंग सेक्टर में होंगे तो पैसे लेने लगे, घर में काम करने लगे, पोछा लगाने लगे, रोबोट वाला पोछा होता है ना जो पोछा लगाया था वो भी है, आपसे क्वेश्चन पूछने लगा। तो रोबोटिक्स, लैपटॉप और ये जो आपका अपडेटेड वर्जन है कंप्यूटर का, ये सब किस में आया था? 5th जनरेशन में आया था।